उपराष्ट्रपति चुनाव हुए समाप्त और भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे एनडीए के उम्मीदवार श्री सीपी राधाकृष्णन। इस चुनाव को वो 152 वोट के मार्जिन से जीते हैं। उनको इस चुनाव में 752 वोट्स में से 452 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स मिले और उनके जो ऑपोजिशन कैंडिडेट थे, इंडी अलायंस ब्लॉक के जो उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उनको 300 वोट्स मिले, 300 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स। इंडिया ब्लॉक के जो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो 315 थी। जयराम रमेश जी ने कहा था कि 315 वोट डलेंगे इंडी अलायंस की ओर से, पर पड़े 300 ही। 15 क्रॉस वोटिंग भी हुई है, शायद ज्यादा भी हुई होगी, हो सकता है इंडिया की तरफ से भी एक दो तीन ने किया हो क्रॉस वोट, बट इंडिया अलायंस की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग हुई है। और आप समझिए ये बैलेट पेपर पे हुआ है, तो ईवीएम हैक तो नहीं हुई इस बार। तो इस बार राहुल गांधी चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी तरीके का दोषारोपण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने हुआ है और किसी भी तरीके की वोट चोरी और ठगी नहीं हुई है। अब क्या है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे के ऊपर क्या दोष देना। अब कांग्रेस में जो थे, इंडिया ब्लॉक में जो थे, उन्होंने ही जाकर एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दिया। तो इससे शर्मनाक बात और क्या होगी इंडिया ब्लॉक के लिए। तो मुझे लगता है कि जो इस तरीके के पहले भी कमेंट्स करते आए थे राहुल गांधी, तो मुझे लगता है इससे पिक्चर और क्लियर होगी कि जो इनकी रैलीज में आया करते हैं वो क्योंकि इनकी रैलीज में जो भी आते हैं उनको ये पैसे देकर बुलाते हैं। जब चुनाव आते हैं, जब वोट देना होता है, तो वो वही बटन दबाते हैं जो उनको दबाना होता है और उसी पार्टी को जिताते हैं जो कि उन्हें सही लगती है, ना कि जिन्होंने उनको पैसे दिए हैं रैली में आने के लिए। तो इससे मुझे लगता है एक बात और साफ होती है, जो वोट चोरी का ये पहले ढोंग ढकोसला पूरे देश में फैला रहे थे कि वोट चोरी, एक ये आपको एक कॉम्पैक्ट साइज में आपको ये क्लियर आपको रिप्रेजेंटेशन दिखता है किस तरीके से भारत में इलेक्शंस काम करते हैं, कि जो कांग्रेस का सामने से समर्थन कर रहे हैं, जो इंडिया ब्लॉक का सामने से समर्थन कर रहे हैं, वही पीठ पीछे जाकर उनके अगेंस्ट में वोट डाल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है और इस तरीके से एक बार फिर से पूरे देश में हंसी का पात्र बना है ये एक दल। खैर, हम बात कर लेते हैं अपने उपराष्ट्रपति को लेकर। तो जो अब भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री सीपी राधाकृष्णन, अभी शपथ लेंगे। तो उनके तो इतिहास रहा है, पूरा जीवन उनका समाज के कल्याण में निकला है, समाज सेवा में निकला है। अभी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, फिर झारखंड के गवर्नर हो गए थे वो, और उन्होंने एज अ तमिलनाडु प्रेसिडेंट भी अपना टेन्योर दिया है उसमें बीजेपी में। तो उनका एक बैकग्राउंड रहा है, आरएसएस के वो स्वयं सेवक रहे हैं अपने किशोरावस्था से। सो ही इज अ वेल नोन सोशल वर्कर। और पर यहाँ पर जिस कैंडिडेट को इंडिया ब्लॉक ने खड़ा किया था और जो बताकर खड़ा किया था सेवियर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज और पता नहीं क्या क्या बढ़ा चढ़ाकर बोला था सुदर्शन रेड्डी जी के बारे में, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, कहीं ना कहीं काफी कुछ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी और लोग उस बात को समझे भी। और जनता में भी आपको साफ दिखेगा कि किस तरीके से सुदर्शन रेड्डी के बारे में क्या नैरेटिव है और लोगों को पता भी है। रेड्डी जी के सलवा जादूम केस के बारे में आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो हम उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सलवा जादूम एक एंटी माओइस्ट मिलिटिया जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने गठित की थी
इस एम से कि नक्सलाइट्स को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, रेड कॉरिडोर साफ किया जाएगा। और यही काम था सलवा जादुम का, जहां पर ट्राइबल यूथ को ट्रेन किया जाता था, एसपीओज अपॉइंट किए जाते थे और ये कोऑर्डिनेट करते थे लोकल फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सीआरपीएफ के साथ ऑपरेशंस करते थे और नक्सलाइट्स को खत्म करते जाते थे। माओवादियों का समूल नाश करने के लिए ही, उस एम से ही ये पूरी फोर्स तैयार की गई थी और काफी अच्छे ये ऑपरेशंस चल रहे थे। पर क्या है कि भारत में भी नक्सल सिंपथाइजर्स कम तो नहीं है। तो जब ये केस सुदर्शन रेड्डी जी के पास पहुंचा तब उन्होंने इसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी और आर्टिकल 19 राइट टू लाइफ का वायलेशन बताया। इसको उन्होंने बैन कर दिया, इलीगल बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और जिस गति से रमन सिंह जी की सरकार ने इसको वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उसको गति से वो जो रेड कॉरिडोर उसको खत्म कर रहे थे, जिनके अंडर ये पूरी सलवा जादुम बनाई गई थी, उसका प्रभाव खत्म हो गया, सलवा जादुम खत्म हो गई। और वो जो काम 10 सालों का था वो खिंचकर 20 सालों पर हो गया और अभी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है रेड कॉरिडोर। अब वो रेड कॉरिडोर नहीं बचा है, अब वो सिर्फ रेड स्पॉट्स बचे हुए हैं कुछ कुछ जगहों पर। बट वही है कि सुदर्शन रेड्डी जी का एक अलग ही संवेदना थी, एक अलग ही प्रेम था नक्सलाइट्स के लिए, माओइस्ट्स के लिए। तो उन्होंने इस तरीके का फैसला दिया उनके फेवर में। तो ये एक केस रहा, कंट्रोवर्शियल केस रहा सुदर्शन रेड्डी जी का नक्सलाइट्स के फेवर में। इसके बाद सुदर्शन रेड्डी जी एक और जजमेंट देते हैं, एक और केस में पाए जाते हैं जो कि कंप्लीटली कांग्रेस के फेवर में रही। और वो केस इतना भयावह था कि आज भी उस घटना की आग को, उस घटना को लोग अपने रोम रोम में उसको महसूस करते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। 1996 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया था कि ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है बल्कि नेग्लिजेंस है, जस्ट नेग्लिजेंस। तो वो जो सजा 10 साल की होनी थी वो सिर्फ 2 साल की हो गई। और राजीव गांधी जी ने, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो वॉरेन एंडरसन नाम था शायद उनका, जो कि यूनियन कार्बाइड के सीईओ थे उस वक्त के, उनको तो देश से निकालने में, सेफ पैसेज देने में उनका हाथ तो था ही। तो जब ये केस रीओपन हुआ 2010 में, पिटीशन फाइल की सीबीआई ने फॉर स्ट्रिक्टर एक्शंस एंड इंक्रीज कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो उस पैनल में सुदर्शन रेड्डी जी थे और ये एक यूनानिमस डिसीजन के चलते ये जजमेंट निकला कि अब डिले हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। एंड जो डिसीजन पहले 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसी को वो अपहोल्ड रखेंगे और इसके ऊपर जो पिटीशन डाली गई है, जो भी सीबीआई की इंक्वायरी उन्होंने की है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो इस तरह की संवेदना थी सुदर्शन रेड्डी जी की भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स के प्रति। आप समझिए, नक्सलाइट्स के प्रति जो सिंपैथी थी वो आपको दिखी और उसका एक्शन देखा। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स थे, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जो कि आज भी वो जो उसका प्रभाव था वो आज भी भोपाल के लोग झेल रहे हैं, उनके प्रति क्या कॉम्पनसेशन बढ़ना नहीं चाहिए था? और उनके जो दोषी हैं, उस कल्पेबल होमिसाइड के जो दोषी हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो कांड किया था यूनियन कार्बाइड ने, उसके जो दोषी हैं उन पर हार्शर पनिशमेंट होनी चाहिए थी। पर अगेन सुदर्शन रेड्डी बीइंग कांग्रेसमैन, ठीक है। अब अगला इसी तरीके से एक और बड़ा ही हिपोक्रेट डिसीजन निकल कर आता है सुदर्शन रेड्डी जी का। तो अभी रिसेंटली तेलंगाना में सुदर्शन रेड्डी जी ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी चेयर की, जिसमें रिजर्वेशंस को लेकर उन्होंने एक
सर्वे कराया। तो उसमें मुस्लिम्स को, मुस्लिम माइनॉरिटीज को बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया और उनको रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, आपका वोट बैंक है, आपकी अपीजमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स फाइन। पर 2004 का जब ये हाई कोर्ट में हुआ करते थे, हाई कोर्ट जज हुआ करते थे, तब इन्होंने 5% मुस्लिम जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया था। जब ये हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे तब इन्होंने रिजर्वेशन हटा दिया था। पर अब क्योंकि ये कांग्रेस में है, क्योंकि ये जब कांग्रेस में है, इवन दो ही वाज चेयरिंग एन इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर रिजर्वेशन, स्टिल उन्होंने वोट बैंक अपीजमेंट के लिए कांग्रेस की पॉलिटिक्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन में डाल दिया। दोनों डिसीजंस में आप अंतर देख रहे हैं, सेम इंसान है, पर क्योंकि उस वक्त पार्टी में नहीं था तो डिसीजन अलग था, इस वक्त पार्टी में है तो डिसीजन अलग है। और ये सिर्फ यहाँ डिसीजंस, इनके जजमेंट्स नहीं रुकते हैं। अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं, जब इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा था, तब इन्होंने एक पिटीशन डाली थी कि भारत को इजराइल, भारत जितने भी एक्सपोर्ट्स कर रहा है, आर्म एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भी डिफेंस टाइज हैं, टेक टाइज है, सारे रोक देने चाहिए इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल को हमें हथियार नहीं देने चाहिए। इस तरीके से इन्होंने पिटीशन डाली थी। सो बेसिकली वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा नैरेटिव के चलते, प्रॉब्ली कहीं से भी फंडिंग आई होगी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उसके चलते पिटीशन डालेंगे और ये एक नया मोर्चा खोलेंगे कि इजराइल के साथ आप अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को समाप्त करिए। क्यों? क्योंकि इजराइल यहां से 4000 दूर किसी देश में बमबारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल के ऊपर इतने अटैक हुए पहले। इजराइल के जो यहूदी हैं, जिनको पूरी दुनिया में परसिक्यूट किया जाता था, अपने ही देश में परसिक्यूशन फेस कर रहे थे पैलेस्टीनियन अटैक्स की वजह से, हमास अटैक्स की वजह से। जब इजराइल ने रिटेलिएट किया, उस रिटेलिएशन के विरोध में सुदर्शन रेड्डी जी खड़े हो गए और उन्होंने पिटीशन डाली कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और इजराइल हमास में, पैलेस्टीन में जेनोसाइड कर रहा है, तो आप उनको आर्म्स मत दीजिए। जो आपके सालों पुराने इजराइल के साथ टाइज हैं उनको आप खत्म कर दीजिए। तो इस तरीके से जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको साइड में रखते हुए, ये तो खैर कांग्रेस लीडर्स का ये हमेशा से एक हिस्ट्री रही है, कुछ को अगर आप छोड़ दें तो उनकी हिस्ट्री रही है किस तरीके से वो नेशनल इंटरेस्ट को दरकिनार करते हुए पर्सनल इंटरेस्ट, पार्टीज इंटरेस्ट को सबसे ऊपर प्रायोरिटी देते हुए काम करते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति चाहे वो हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति हो गई, ये बेसिकली भारत के खिलाफ राजनीति हो रही है, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो राजनीति सत्ता के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें इससे मतलब है। तो इस तरीके से सुदर्शन रेड्डी का इतिहास रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है किस तरीके से लाइफ टाइम एक इनका झुकाव रहा है कांग्रेस के प्रति, और उनके प्रति उनके डिसीजंस भी रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस होके, या फिर जो भी उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स मिलते रहे पूरी जिंदगी। तो आपके सामने सब कुछ क्लियर है, क्या थे सुदर्शन रेड्डी और क्या है श्रीमान सीपी राधाकृष्णन, जो कि अब इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति होने वाले हैं। मुझे लगता है ये इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से और किस तरीके के कैंडिडेट्स को कांग्रेस और इंडिया अलायंस पिच करता है। ये वही सुदर्शन रेड्डी हैं जो कि लालू यादव जी से मिलने गए थे। लालू यादव जी के बारे में आप सबको पता है, चारा घोटाले से लेकर किस तरीके से उन्होंने बिहार को बर्बाद किया। बिहार जैसे लैंड को, स्टेट को, जो कि
इतना फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चर के हिसाब से, इतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल रहा, राइट, पर उसको किस तरीके से बर्बाद किया गया लालू यादव जी के जंगल राज में। और तब से लेकर बिहार एक कदम आगे नहीं बढ़ा बल्कि 100 कदम पीछे चला गया, और लगातार जाता ही जा रहा है वहां की जातिवाद राजनीति की वजह से और वहां के भ्रष्टाचार की वजह से। सो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के साथ लोगों के साथ उठना बैठना है सुदर्शन रेड्डी जी का, और किस तरीके की विचारधारा के साथ वो आते हैं। उन्होंने भी कहा था ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये विचारधारा का युद्ध होने वाला है। तो समझ में आता है नेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ये युद्ध है। लालू यादव जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड है और मेडिकल ग्राउंड्स पर वो बाहर है, बट ठीक है, सुदर्शन रेड्डी जी को भी हाई कमान का ऑर्डर मानना पड़ेगा जो आता है कुछ लोगों की ओर से, गांधी फैमिली की ओर से। तो उनको भी वही मानना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, जो स्क्रिप्ट आती है ऊपर से। तो कुल मिलाकर भारत के उपराष्ट्रपति अब सीपी राधाकृष्णन होंगे, और संसद में वो किस तरीके से यहाँ पर वो काम करने वाले हैं और किस तरीके से वो दोनों ही पक्षों के प्रति एक समान भाव के चलते संसद को आगे लेकर जाते हैं, प्रोसीडिंग्स को आगे लेकर जाते हैं, ये देखने लायक होगा। उम्मीद करता हूं कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को सही तरह से चलाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।